नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी के बारे में जिसने पूरी दुनिया को अपनी सोच और विचारों से हिला दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो रजनीश की। चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव, उनके उत्थान और पतन की पूरी कहानी। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। असली नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। बचपन से ही ओशो के विचार बाकी लोगों से अलग थे। उन्होंने जबलपुर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में मास्टर्स किया और कुछ समय तक लेक्चरर के तौर पर भी काम किया। लेकिन उनका असली सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने विचारों और ध्यान की तकनीकों के जरिए लोगों को आकर्षित करना शुरू किया। 1970 के दशक तक ओशो के फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। उनके विचार, जो परंपरागत सामाजिक और धार्मिक धारणाओं को चुनौती देते थे, खासकर युवाओं को बहुत प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने पुणे में एक आश्रम स्थापित किया जो बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बन गया। ओशो के कुछ प्रसिद्ध अनुयायियों में हॉलीवुड एक्ट्रेस शर्ली मैक्लेन, जॉन लेनन की पत्नी योको ओनो और मशहूर म्यूजिशियन जॉर्ज हैरिसन का नाम लिया जाता है। भारत में भी कई नामी हस्तियां उनके अनुयायी थीं, जिनमें विनोद खन्ना भी शामिल थे, जिन्होंने अपने करियर की पीक पर रहते हुए ओशो का आश्रम ज्वाइन कर लिया था। ओशो की बढ़ती लोकप्रियता और उनके विचारों की वजह से उन्हें पारंपरिक धार्मिक संस्थानों और सरकारों से टकराव का सामना करना पड़ा। 1981 में भारत में लगातार बढ़ते विवादों और सरकार के साथ तनाव के कारण ओशो अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने ओरेगन राज्य में रजनीशपुरम नाम का एक विशाल कम्यून स्थापित किया। यह कम्यून आत्मज्ञान और ध्यान के केंद्र के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन यहाँ से ओशो के पतन की कहानी शुरू होती है। रजनीशपुरम का निर्माण और उसका तेजी से फैलाव स्थानीय निवासियों और अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बन गया। ओशो के अनुयायियों ने वहां एक संपूर्ण शहर की स्थापना कर ली थी जिसमें अपने स्वयं के नियम और कानून थे। इस कम्यून में रोजमर्रा की जिंदगी में भव्यता और विलासिता का बोलबाला था। ओशो खुद रोल्स रॉयस कारों के बड़े काफिले के लिए प्रसिद्ध हो गए थे, जिनकी संख्या 90 तक पहुँच गई थी। यह भव्यता और उनकी शिक्षाओं के बीच का विरोधाभास आलोचकों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया। इसके अलावा ओशो के आश्रम पर हथियारों के अवैध भंडारण, इमिग्रेशन फ्रॉड और टैक्स चोरी के भी आरोप लगे। उनकी सेक्रेटरी मां शीला पर भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। मां शीला ने आश्रम में सत्ता की पूरी कमान संभाल ली थी और कई विवादास्पद फैसले लिए थे। उसने आश्रम के भीतर अपने विरोधियों को दबाने के लिए खुफिया निगरानी और जहर देने जैसे तरीके भी अपनाए। सबसे चौंकाने वाला मामला 1984 में सामने आया, जब रजनीशपुरम के अनुयायियों ने स्थानीय निवासियों को चुनाव में प्रभावित करने के लिए सैल्मोनेला बैक्टीरिया के जरिए जहर दे दिया था। इस घटना को अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा बायोटेरर अटैक माना जाता है, जिसमें 750 से अधिक लोग बीमार पड़ गए थे। इस घटना ने ओशो और उनके संगठन के खिलाफ जांच को और तेज कर दिया। रजनीशपुरम में ओशो और उनके अनुयायियों ने स्थानीय काउंटी इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए एक विवादास्पद योजना बनाई। काउंटी इलेक्शन एक स्थानीय प्रशासनिक चुनाव होता है, जिसमें छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए नेता चुने जाते हैं। अगर ओशो इस चुनाव में जीत जाते तो उन्हें अपने कम्यून के संचालन में स्थानीय सरकार का हस्तक्षेप कम करना आसान हो जाता। इसके लिए उन्होंने हजारों बेघर लोगों को अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से लाकर रजनीशपुरम में बसाया ताकि वे चुनाव में उनके पक्ष में वोट डाल सकें। इस कदम ने स्थानीय निवासियों के साथ संघर्ष और तनाव को और बढ़ा दिया। स्थिति और गंभीर हो गई जब FBI ने आश्रम पर छापा मारा और वहां हथियारों का जखीरा और अवैध दस्तावेज बरामद किए। इसके बाद ओशो और उनके अनुयायियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो गई। इन सब के चलते ओशो को 1985 में गिरफ्तार कर लिया गया और 21 देशों में घुसने पर बैन लगा दिया गया। उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत वापस भेज दिया गया। लेकिन ओशो का मानना था कि उनके खिलाफ ये सभी आरोप बाहरी ताकतों द्वारा गढ़े गए थे, जो उनकी विचारधारा से डरते थे। उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों से यह कहा कि वे अपने अंदर की गहरी समझ को महसूस करें और बाहरी दुनिया के प्रभावों से मुक्त हों। ओशो ने यह दावा किया कि उनका उद्देश्य केवल मानवता की सेवा और आत्मज्ञान की ओर लोगों को मार्गदर्शन करना था, न कि किसी प्रकार के राजनीति या व्यक्तिगत लाभ के लिए। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और अमेरिका में बिताए गए समय के दौरान कई बार यह कहा कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया और उनका स्वास्थ्य खराब करने के लिए धीमे जहर का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सरकार ओशो से इसलिए भी डरी हुई थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ओशो की विचारधारा और उनके अनुयायियों का बढ़ता प्रभाव सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है।
इससे पहले अमेरिका को जिम जोन्स के पीपल्स टेम्पल मास सुसाइड जैसे हादसों का सामना करना पड़ा था, जहां 900 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। ओशो के अनुयायियों की कट्टरता ने सरकार को इसी तरह के खतरे का एहसास कराया। भारत लौटने के बाद ओशो ने पुणे आश्रम में फिर से अपने प्रवचन शुरू किए, लेकिन अब वो पहले जैसे प्रभावशाली नहीं रहे। उन्होंने अपने अनुभवों और अमेरिका में बिताए समय के बारे में भी खुलकर बात की, लेकिन उनके अनुयायियों की संख्या में गिरावट आ चुकी थी। उन्होंने अपने प्रवचनों में अक्सर अमेरिका की सरकार और वहां के प्रशासन के खिलाफ खुलकर बोला, यह दावा करते हुए कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया था। ओशो ने अपने अंतिम वर्षों में खुद को भगवान रजनीश से बदलकर सिर्फ ओशो कहलाना शुरू कर दिया था, जो कि उनकी स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम था। उनका जीवन और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति या समूह की विचारधारा को दबाना कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं लाता। ओशो के अनुयायी आज भी उनके विचारों और ध्यान की तकनीकों का पालन करते हैं, और उनका पुणे स्थित आश्रम दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है जो आत्मज्ञान की तलाश में हैं। 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हो गया। उनके निधन के बाद भी उनके विचारों और ध्यान की तकनीकों की चर्चा दुनिया भर में होती रही। उनके अनुयायियों ने उनके आश्रम को ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से स्थापित किया, जो आज भी पुणे में मौजूद है, और दुनिया भर से लोग वहां ध्यान और आत्मज्ञान की तलाश में आते हैं। तो दोस्तों, ये थी ओशो की कहानी, एक ऐसे गुरु की जिसने पूरी दुनिया को अपनी सोच से हिला दिया, लेकिन जिनकी विचारधारा और काम ने उन्हें विवादों में भी घेर लिया। ओशो का जीवन हमें यह सिखाता है कि विचारों की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है, लेकिन जब यह ताकत नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह विनाशकारी भी बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए।